गुड आफ्टरनून एफएसओ स्टूडेंट्स। हम एफएसओ का आज बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 के अंदर हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को ही कहते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, CO2 को पहुंचाने के लिए, एंजाइम्स को पहुंचाने के लिए, हार्मोन्स को पहुंचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को पहुंचाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, एफएसओ के अंदर किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आज जो हम परिसंचरण तंत्र के अंदर जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं ब्लड या रुधिर के बारे में। रुधिर और उसकी घटक क्या है, ये ब्लड इन इट्स कंपोनेंट, रुधिर के बारे में। ब्लड, रुधिर जो है हमारे शरीर के अंदर कितना रुधिर होता है, उसका पीएच कितना होता है, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो रुधिर जो है वो लाल रंग का होता है। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी है, रुधिर का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। और लाल रंग जो होता है वो हमारे रुधिर के अंदर एक वर्णक पाया जाता है, उस वर्णक को कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। रुधिर लाल रंग का होता है। लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मोहित, गुड आफ्टरनून। चलो भाई, उसके बाद में अगर हम देखें कि भाई रुधिर का जो पीएच होता है वो कितना होता है, वो अम्लीय होता है कि वो क्षारीय होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, पीएच जो होता है वो 7.4 होता है, यानी कि ये हल्का क्षारीय होता है। स्लाइटली एल्कलाइन होता है, हल्का क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच जो होता है वो 7.4 होता है। 7 पर उदासीन होता है और 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है। तो इसका पीएच जो होता है वो 7.4 होता है। इसका मतलब ये हल्का क्षारीय होता है। अगर हम देखें कि भाई रुधिर का स्वाद कैसा होता है, सभी ने रुधिर टेस्ट किया है, खून पिया है क्या? तो खून नहीं पिया है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको इसका स्वाद मालूम होना चाहिए। इसका स्वाद नमकीन होता है, क्योंकि इसके अंदर NaCl, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, इसलिए इसका स्वाद जो होता है वो नमकीन होता है। अगर हम पूछे कि भाई रुधिर की मात्रा हमारे शरीर के अंदर कितनी होती है, या इसका भार या वेट कितना होता है, तो शरीर के भार का 8% कोई भी अपने अंदर पाए जाने वाले रुधिर की मात्रा को निकाल सकता है। शरीर के भार का 8% जो होता है वो रुधिर होता है ना। तो रुधिर जो होता है वो लाल रंग का होता है ना। और रुधिर लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है, उस वर्णक को हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसका पीएच 7.4 होता है, इसका मतलब ये हल्का क्षारीय होता है। इसका स्वाद जो होता है वो नमकीन होता है, और इसका भार जो होता है वो शरीर के भार का 8% होता है। लेकिन रुधिर जो होता है उसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो रुधिर का निर्माण जो होता है वह अस्थि मज्जा के अंदर होता है, बोन मेरो के अंदर होता है। तो रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है या बोन मेरो के अंदर होता है। वयस्क के अंदर अस्थि मज्जा के अंदर होता है, लेकिन अगर वो भ्रूणावस्था में होता है तो उसका निर्माण यकृत व प्लीहा में होता है ना। तो वयस्क के अंदर पूछेंगे कि भाई रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है, तो रुधिर का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा के अंदर होता है, बोन मेरो के अंदर होता है। अब नेक्स्ट पूछा जाए कि भाई रुधिर किससे मिलकर के बना है, कि रुधिर के कंपोनेंट क्या है, तो रुधिर जो होता है वह 2 घटकों से मिलकर के बना होता है।
एक तो उसके अंदर पाया जाता है प्लाज्मा, रुधिर के अंदर एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर दो भागों से मिलकर के बना होता है, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं, रुधिर दो भागों से मिलकर के बना होता है, एक तो प्लाज्मा होता है और दूसरा रुधिर कणिकाएं होती है। अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा का सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे रुधिर का 55% जो होता है वो तो प्लाज्मा से बना होता है और 45% और 45% जो होता है वो रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। 55% तो रुधिर के अंदर प्लाज्मा होता है और 45% जो होती है वो रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? तो प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% तक तो पाया जाता है जल या वाटर पाया जाता है। प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% तक तो क्या पाया जाता है? जल या वाटर पाया जाता है और बाकी 6 से 8% जो होता है उसमें पाए जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं कि 6 से 8% में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है। तो कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर पहला जो है वो होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है। दूसरा जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो है ग्लोबुलिन। दूसरा जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसको ग्लोबुलिन बोलते हैं। दूसरे प्लाज्मा प्रोटीन को ग्लोबुलिन बोलते हैं। ग्लोबुलिन। और जो तीसरा प्लाज्मा प्रोटीन है उसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन। मुख्य रूप से ये तीन प्लाज्मा प्रोटीन, वैसे तो इसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन भी होता है लेकिन मुख्य रूप से तीन प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो इसमें पाए जाते हैं। एक एल्बुमिन है, एक ग्लोबुलिन है और एक फाइब्रिनोजन है। अब ये एल्बुमिन क्या काम करता है? एल्बुमिन जो होता है वो परासरण नियंत्रण का काम करता है। एल्बुमिन परासरण नियंत्रण करता है। ग्लोबुलिन जो है वो प्रतिरक्षा से संबंधित है ना? प्रतिरक्षी अणु बनाने का काम करता है, इसका मतलब प्रतिरक्षा का कार्य करता है। और जो फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिनोजन जो है वह रुधिर स्कंदन का कार्य करता है। रुधिर स्कंदन का मतलब होता है रुधिर का थक्का जमाना। रुधिर स्कंदन का कार्य करता है। तो रुधिर के अंदर प्लाज्मा जो होता है 55% तो प्लाज्मा पाया जाता है। इसके अलावा 90 से 92% इसमें जल होता है। 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें से एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है। ये तीनों ही प्लाज्मा प्रोटीन है और इसमें से एल्बुमिन जो है वो परासरण नियंत्रण का कार्य करता है, ग्लोबुलिन प्रतिरक्षा का कार्य करता है और फाइब्रिनोजन रुधिर स्कंदन का कार्य करता है। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज भी पाया जाता है। बाकी का जो 1% होता है उस 1% में ये सारी चीजें पाई जाती है। ग्लूकोज होता है उसके अंदर, है ना? उसके अंदर फैटी एसिड होता है यानी कि लिपिड होता है। फैटी एसिड यानी कि यूं कह सकते हैं उसके अंदर क्या होता है? लिपिड होता है। इसके अंदर लिपिड भी होता है। इसके अंदर अमीनो एसिड भी होते हैं। अमीनो एसिड भी होते हैं। कुछ मात्रा में इसके अंदर यूरिया भी होता है ना? यहां पर लिख रही हूं मैं, कुछ मात्रा में इसके अंदर यूरिया भी होता है। थोड़ी बहुत कम क्वांटिटी में इसके अंदर यूरिक अम्ल भी पाया जाता है। ठीक है। प्लाज्मा के अंदर कुछ लवण पाए जाते हैं, है ना? कुछ लवण भी पाए जाते हैं जैसे कि सोडियम होता है इसके अंदर, है ना? जैसे कि इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, क्लोराइड आयन होते हैं, इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, है ना? तो सोडियम
पोटेशियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम भी होता है इसके अंदर, तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आदि लवण भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर 55% तो जल होता है, जिसमें से 90 से 92%, 90 से 92% तो जल होता है ना, और 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन होता है, जिसमें से एल्बुमिन जो है वह परासरण नियंत्रण का कार्य करता है, ग्लोबुलिन प्रतिरक्षा का कार्य करता है, फाइब्रिनोजन जो है वह रुधिर स्कंदन का कार्य करता है। इसके अलावा बाकी का जो 1% होता है उसमें ग्लूकोज, लिपिड, एमिनो एसिड, यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये सभी लवण जो है वह प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो रुधिर कणिका है या जो ब्लड कॉर्पसेल्स होती है वो कितने प्रकार की होती है ना। तो यहाँ पे मैं रुधिर कणिकाएं जो है यहाँ पर लिख रही हूं मैं कि रुधिर कणिकाएं जो होती है वह कितने प्रकार की होती है। ठीक है, रुधिर कणिकाएं रुधिर कणिकाएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है आरबीसी, जिसको कि लाल रुधिर कणिका कहते हैं। आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिका। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रुधिर कणिका, तीसरी होती है रुधिर बिंबाणु, है ना, यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स, है ना। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का ही दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ये 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती है। हम ब्लड पढ़ रहे हैं, रुधिर पढ़ रहे हैं कि रुधिर 2 भागों से मिलकर के बना है, एक तो है प्लाज्मा और दूसरी है रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाओं की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 45% है ना। लेकिन ब्लड कणिकाएं या रुधिर कणिकाएं जो होती है, ब्लड कॉर्पसल जो होती है, वो 3 प्रकार की होती है। एक तो आरबीसी होती है जिसको कि लाल रुधिर कणिका कहते हैं, लाल रुधिर कणिका को ही इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। दूसरी डब्ल्यूबीसी होती है जिसको कि श्वेत रुधिर कणिका कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिका को ही ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और तीसरी होती है रुधिर बिंबाणु, और रुधिर बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स को ही क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। रुधिर बिंबाणु, प्लेटलेट्स जिसको कि थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और आरबीसी को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट्स, है ना। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो कर रहे हैं आरबीसी के बारे में या इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। आरबीसी को ही कहा जाता है लाल रुधिर कणिका, आरबीसी को ही कहा जाता है लाल रुधिर कणिका, और लाल रुधिर कणिका को ही कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं, है ना। अब आरबीसी के बारे में पढ़े तो भाई आरबीसी का जो निर्माण होता है ना, या आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, आरबीसी का रंग कैसा होता है, आरबीसी की साइज क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की जो साइज होती है वो कितनी होती है। तो आरबीसी की जो साइज होती है वो लगभग 7.2 से 7.4 माइक्रोमीटर होती है, या उसको म्यू एम कहा जाता है ना। आरबीसी की जो साइज होती है वो 7.2 से 7.4 माइक्रोमीटर होती है। लेकिन क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, ऐसी आरबीसी का नाम बताइए जो कि सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट आरबीसी है,
और ऐसी आरबीसी का नाम बताइए कि जो कि सबसे छोटी आरबीसी है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो एम्फीबिया वर्ग के कुछ प्राणी हैं जिसको कि कहा जाता है एम्फीयूमा, एम्फीयूमा है ना, एम्फीयूमा और प्रोटियस, एम्फीयूमा और प्रोटियस दो प्राणी जो है वो एम्फीबिया वर्ग में पाए जाते हैं। एम्फीबिया वर्ग का मतलब ये होता है कि ये मेंढक की क्लास के अंदर पाए जाते हैं। जिस क्लास के अंदर मेंढक आता है उभयचर प्राणी के अंदर, तो उभयचर प्राणी के अंदर एम्फीयूमा और प्रोटियस जो है उनके अंदर सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है, लार्जेस्ट आरबीसी पाई जाती है। सबसे बड़ी आरबीसी अगर पूछे कि किसके अंदर पाई जाती है तो सबसे बड़ी आरबीसी जो है वो एम्फीयूमा और प्रोटियस में पाई जाती है ना। अब यहाँ पे एम्फीयूमा की जो आरबीसी होती है उसकी साइज मान ले कि भाई ये 80 म्यूएम होती है। हम नॉर्मली हम क्या पढ़ रहे हैं कि आरबीसी 4 म्यू होती है ना, लेकिन एम्फीयूमा की जो होती है वह 80 माइक्रोमीटर होती है और प्रोटियस की लगभग 30 माइक्रोमीटर होती है। तो इसमें आपको साइज नहीं याद रखनी है कि इसकी कितनी होती है या प्रोटियस सकता है कि सबसे बड़ी आरबीसी जो होती है वह किसकी होती है, तो सबसे बड़ी आरबीसी जो होती है वो एम्फीयूमा और प्रोटियस की होती है। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है फिर सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है या स्मॉलेस्ट आरबीसी किसको कहा जाता है। तो जो सबसे छोटी आरबीसी होती है वो होती है कस्तूरी मृग, है ना, मस्क डियर जिसको बोलते हैं, और उसकी साइज जो होती है वह लगभग 2.5 माइक्रोमीटर होती है। तो सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग की होती है और सबसे बड़ी आरबीसी जो है वो एम्फीयूमा और प्रोटियस की होती है। ये आरबीसी के बारे में कि भाई आरबीसी की साइज क्या होती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि आरबीसी का रंग कैसा होता है। आरबीसी का रंग लाल होता है और लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन है ना, उसी के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है और इसी के कारण हमारे रुधिर का रंग जो होता है वो भी लाल होता है। ये श्वसन वर्णक है, श्वसन वर्णक है। इसका मतलब ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जुड़ करके ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो आरबीसी का रंग जो होता है वह लाल होता है। लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। उसके बाद में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ये कितने दिन तक जीवित रहती है। आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है। 120 दिन तक ही आरबीसी जो होती है वो जीवित रहती है और 120 दिन के बाद में आरबीसी जो होती है वह मृत हो जाती है ना। और आरबीसी मृत होने पर उसका विघटन कहां पर होता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जो होता है वो प्लीहा होता है या स्प्लीन को कहा जाता है ना। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन ही होता है। 120 दिन के बाद में आरबीसी जो होती है वह मृत हो जाती है, डेड हो जाती है। तो उसके बाद में आरबीसी कहां पर विघटित कहां पर होगी, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा होगा, तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वो किसको कहा जाता है, प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी रुधिर कणिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। सभी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है, लेकिन आरबीसी के अंदर जो है वह केंद्रक नहीं पाया जाता है। और रुधिर बिंबाणु प्लेटलेट्स के अंदर भी केंद्रक नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो आरबीसी में केंद्रक
नहीं होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं जिसमें कि केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक युक्त आरबीसी किसके अंदर होती है? ऐसी कौन से प्राणी है जिसमें केंद्रक युक्त आरबीसी पाई जाती है? तो ऐसे प्राणियों के नाम है मेंढक। मेंढक की आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, उसमें केंद्रक पाया जाता है। ऊंट, ऊंट की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लामा, लामा की आरबीसी के अंदर भी केंद्रक पाया जाता है। तो मेंढक के अंदर, ऊंट के अंदर और लामा के अंदर जो है वो क्या पाया जाता है? केंद्रक युक्त आरबीसी पाई जाती है। बाकी सभी की जो आरबीसी होती है, मेमल्स की जो आरबीसी होती है, स्तनधारी की जो आरबीसी होती है, उसमें केंद्रक जो होता है वो नहीं पाया जाता है। अब हम बात करें इसका शेप कैसा होता है या इसकी आकृति कैसी होती है। तो इसकी आकृति देखें तो ये उभयावतल होती है और उभयावतल को ही कहा जाता है बाइकॉन्वेकेव। इसकी शेप जो होती है वह बाइकॉन्केव होती है ताकि ये इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके, इसके सतह क्षेत्रफल को बढ़ा सके। इसके लिए इसकी साइज जो होती है वो उभयावतल होती है। आरबीसी का उत्पत्ति कहां पर होती है? आरबीसी की उत्पत्ति जो होती है वो अस्थि मज्जा में होती है या बोन मेरो में होती है। अस्थि मज्जा है ना, वही वयस्क के अंदर पूछते हैं तो अस्थि मज्जा के अंदर इसकी उत्पत्ति होती है। लेकिन अगर पूछे कि भ्रूणावस्था में इसकी उत्पत्ति कहां पर होती है, तो भ्रूणावस्था में इसकी उत्पत्ति है ना यकृत व प्लीहा में होती है। यकृत व प्लीहा में होती है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है और प्लीहा आरबीसी का उत्पत्ति स्थल भी है। आरबीसी की उत्पत्ति भी प्लीहा में होती है, आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वो भी प्लीहा होता है। और अगर इमरजेंसी कंडीशन में बॉडी को ब्लड की सप्लाई करनी होती है तो भी इसके अंदर जो है ना, अगर इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड की सप्लाई करनी होती है तो भी आरबीसी का जो है वो उसको प्लीहा ही कहा जाता है। तो मोहित पूछ रहे हैं केंद्रक का मीनिंग न्यूक्लियस। जी हाँ बिल्कुल, है ना, केंद्रक को ही क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। तो आरबीसी जो होती है वह नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्लियर भाई, है ना? चलिए नेक्स्ट, हमने बोला कि आरबीसी का जो रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यानी कि आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन को ही क्या कहा जाता है? एचबी लिखा जाता है हीमोग्लोबिन को। तो हीमोग्लोबिन जो है वो हिम प्लस ग्लोबिन से मिलकर के बना होता है। हिम प्लस ग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन जो है वह हिम प्लस ग्लोबिन से मिलकर के बना होता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है ना, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। तो भाई पूछा जाए कि भाई कौन सा आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है, या ऐसा क्या पदार्थ हम खाएं है ना जिसके कारण हम हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं, तो हमको बोलना है कि भाई हीमोग्लोबिन जो होता है वह उसके अंदर आयरन होता है, हिम प्लस ग्लोबिन से मिलकर के बना होता है। तो ग्लोबिन तो एक प्रोटीन है और हिम के सेंटर में आयरन या एफी आयन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो आयरन उपस्थित होता है। आयरन लोह युक्त चीजें खाने से हीमोग्लोबिन को बढ़ाया जा सकता है। तो लोह युक्त चीजें जो है वो कौन सी होती है? तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अपने को लोहे की बेंचें चबा जानी है, लोहे की कुर्सियां खा जानी है। आयरन खाना चाहिए, इसका मतलब पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए, एप्पल खाना चाहिए, अमरूद खाना चाहिए जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। तो आयरन खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है और हीमोग्लोबिन बढ़ने से रुधिर खून की कमी नहीं होती है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? तो एक स्वस्थ व्यक्ति में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए प्रति 100 ml, है ना। 100 ml रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो कितना होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम होना चाहिए। अगर
पूछा जाए कि अगर इससे कम संख्या हो जाती है, 12 से कम हो जाती है, या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इसकी संख्या 10 या 11 ही आती है, तो क्या हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की कमी जो होती है उसको एक बीमारी कहा जाता है, और उस बीमारी का नाम है एनीमिया। एनीमिया को सीधा समझा जाता है खून की कमी, है ना। तो खून की कमी हो जाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो पूरी नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है? एनीमिया रोग कहा जाता है। तो ये हो गया अपना मेन आरबीसी के बारे में कि भाई आरबीसी क्या होती है, उसका नेचर कैसा होता है ना। अब हम बात करते हैं कि आरबीसी के बाद में जो दूसरी जो कणिका आती है उसको कहा जाता है डब्ल्यूबीसी, है ना। आरबीसी के बाद में जो दूसरी कणिका है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है श्वेत रुधिर कणिका। डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रुधिर कणिका। और डब्ल्यूबीसी को ही क्या कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को ही कहा जाता है ल्यूकोसाइट। आरबीसी के बारे में एक बात और याद रखना, अगर पूछे कि भाई आरबीसी की संख्या कितनी होती है ना, तो आरबीसी की संख्या जो होती है वो 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है। मिलियन प्रति घन मिलीमीटर, है ना। प्रति एमएम क्यूब या प्रति घन मिलीमीटर, प्रति घन मिलीमीटर या प्रति एमएम क्यूब, है ना। इस आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन प्रति एमएम क्यूब होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी की संख्या से बहुत कम होती है। ये 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है, प्रति घन मिलीमीटर, है ना। इसकी संख्या आरबीसी की बनिस्पत बहुत ही कम होती है, 6000 से 8000 होती है। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो एक खतरनाक बीमारी हो जाती है जिसको कि कहा जाता है ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया जो है वो एक प्रकार का ब्लड कैंसर है ना। तो यहाँ पर आप लिख देना, अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ना, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है? डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ना मतलब ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, कैंसर का एक प्रकार है। तो अगर किसी को ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया है तो पता चल जाना चाहिए कि उसके अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या 6000 से 8000 की बजाय बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो है वह केंद्रक युक्त कणिका है। डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक उपस्थित होता है ना। लेकिन क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है डब्ल्यूबीसी के अंदर, इसलिए इस कणिका को कहा जाता है रंगहीन। और इसीलिए इसका नाम भी हमने लिखा है कि श्वेत रुधिर कणिका, क्योंकि इसके अंदर रंग नहीं पाया जाता है, कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये कौन सी होती है? रंगहीन होता है। और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो बहुत कम होता है, लगभग 10 से 12 दिन का होता है। कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसी होती है जिनका जीवन काल कई वर्ष तक भी होता है, लेकिन एवरेज औसत अगर हम देखते हैं तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पेन होता है, वो लगभग 10 से 12 दिन होता है। अब डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़े तो डब्ल्यूबीसी जो होती है वह 2 प्रकार की होती है ना। डब्ल्यूबीसी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो कहा जाता है कणिकीय और दूसरी कहा जाता है अकणिकीय। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, एक तो कणिकीय होती है और दूसरी जो होती है वो अकणिकीय होती है। कणिकीय का मतलब होता है ग्रेन्युलोसाइट, कणिकीय मतलब ग्रेन्युलोसाइट्स, और अकणिकीय मतलब अग्रेन्युलोसाइट्स, अग्रेन्युलोसाइट्स, है ना। कणिकीय डब्ल्यूबीसी मतलब ग्रेन्युलोसाइट हो गई, और अकणिकीय का मतलब क्या हो गया? अग्रेन्युलोसाइट। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, और 2 प्रकार की, एक तो कणिकीय होती है जिसको कि ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, दूसरा अकणिकीय होती है जिसको कि अग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। अब यहां पे आप ध्यान देना, यहां पे
जो कणिकीय डब्ल्यूबीसी होती है वो 3 प्रकार की होती है। कणिकीय डब्ल्यूबीसी 3 प्रकार की होती है ना। एक तो होती है न्यूट्रोफिल। कणिकीय डब्ल्यूबीसी 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है न्यूट्रोफिल, दूसरी होती है इओसिनोफिल, और तीसरी जो होती है, थर्ड जो है वो है बेसोफिल। डब्ल्यूबीसी के अंदर जो ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती है, जो कणिकीय डब्ल्यूबीसी होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो न्यूट्रोफिल होती है, एक इओसिनोफिल होती है और एक बेसोफिल होती है। और जो अकणिकीय है वो 2 प्रकार की होती है ना। यहीं पे मैं इसके आगे कंटिन्यू कर देती हूँ। अगर हम टोटल डब्ल्यूबीसी के बारे में देखें तो 5 प्रकार की टोटल डब्ल्यूबीसी होती है, जिसमें 3 तो कणिकीय होती है और 2 जो होती है वो अकणिकीय होती है। हाँ, मोहित बिल्कुल सही बताया, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, है ना। तो कणिकीय डब्ल्यूबीसी 3 प्रकार की है, न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल है और बेसोफिल है। और अकणिकीय डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। बताओ मोहित भाई कौन सी होती है? अकणिकीय अग्रेन्युलोसाइट जो होती है वह कौन सी होती है? तो वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मोनोसाइट, और दूसरी होती है लिम्फोसाइट, है ना, लिम्फोसाइट। ये 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी होती है और यहां से क्वेश्चन जो है वह पूछे जा सकते हैं। लिम्फो एंड मोनो, बिल्कुल सही मोहित, बिल्कुल सही बताया, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार होते हैं। एक न्यूट्रोफिल होता है, एक इओसिनोफिल होता है, बेसोफिल होता है, मोनोसाइट होता है, लिम्फोसाइट होता है। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कणिका क्या काम करती है, सबसे ज्यादा कौन सी होती है, बक्ष काण्विक कौन सी होती है, एलर्जी के समय कौन सी बढ़ जाती है, मास्ट कोशिका किसको कहा जाता है, प्रतिरक्षी अणु कौन निर्माण करती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है। तो ध्यान देना, इसमें से जितनी भी डब्ल्यूबीसी है ये 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी है। एक न्यूट्रोफिल है, एक इओसिनोफिल है, बेसोफिल है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट है। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज जो होता है वह किसका होता है? तो 60 से 65% जो होती है वो न्यूट्रोफिल होती है। सबसे ज्यादा कौन होता है? न्यूट्रोफिल होती है। और न्यूट्रोफिल के बाद में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा जो होती है ना, लगभग 20 से 25% जो होता है वह लिम्फोसाइट का होता है। 20 से 25% जो है वो लिम्फोसाइट होती है ना। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होती है, फिर 20 से 25% लिम्फोसाइट होती है। अब पूछा जाए कि भाई सबसे कम जो होती है वह कौन सी होती है, तो सबसे कम इसमें से होती है बेसोफिल, जिसकी प्रतिशत मात्रा होती है 0.5 से 1% होती है ना। और मोनोसाइट, इओसिनोफिल और मोनोसाइट की संख्या जो होती है इसकी लगभग 6 से 8% होती है ना। थोड़ा सा वेरिएशंस आ सकता है, कहीं पर 5 से 8 लिखा हुआ होता है तो ये चेंज हो सकता है। और इओसिनोफिल जो है वह 2 से 3% होती है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा के बारे में पूछा जाता है और सबसे कम के बारे में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, जो सबसे ज्यादा होती है वो न्यूट्रोफिल है और सबसे कम होती है वो बेसोफिल है। बेसोफिल 0.5 से 1% इतनी ही होती है। अब यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि इसमें से कौन सी डब्ल्यूबीसी जो है वो बक्ष काण्विक नेचर की होती है या फेगोसाइटिक नेचर की होती है। फेगोसाइट का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उस जीवाणु को पहचानती है और उसको इनगल्फ कर जाती है, खा जाती है, निगल जाती है, तो उसको फेगोसाइटिक कहा जाता है। तो इसमें से कौन सी डब्ल्यूबीसी ऐसा काम करती है, फेगोसाइटिक नेचर की कौन होती है? तो ना, तो बक्ष काण्विक या फेगोसाइटिक जो होती है, फेगोसाइटिक को ही क्या कहा जाता है? बक्ष काण्विक कहा जाता है। और बक्ष काण्विक डब्ल्यूबीसी जो होती है वो होती है, एक तो होती है न्यूट्रोफिल बक्ष काण्विक होती है, ठीक है। और दूसरी जो होती है न्यूट्रोफिल के बाद में जो आती है वो है मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट
इन दोनों का ही नेचर जो होता है वो फेगोसाइटिक होता है या बक्षकाण्विक होता है। बक्षकाण्विक होता है यानी कि जीवाणुओं को डायरेक्ट निगलने का काम करती है, भक्षण करने का काम करती है, उसी को क्या कहा जाता है, बक्षकाण्विक या फेगोसाइटिक कहा जाता है। ठीक है, अब हम एक एक करके डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा आपको इसी टेबल से समझ में आ जाना चाहिए कि जो इयोसिनोफिल होती है वो एलर्जी के समय बढ़ जाती है ना। अगर हमारे ब्लड टेस्ट के अंदर, रिपोर्ट के अंदर अगर इयोसिनोफिल की संख्या बढ़ी हुई होती है तो डॉक्टर को तुरंत पता चल जाता है कि हमें एलर्जी हुई है। तो एलर्जी का कारण क्या है बताओ, इयोसिनोफिल है। एलर्जिक प्रतिक्रिया के अंदर, एलर्जिक रिएक्शन के अंदर कौन सी डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाती है या एलर्जी से संबंधित कौन सी डब्ल्यूबीसी है, तो वो इयोसिनोफिल है ना। बेसोफिल को मास्ट कोशिका कहते हैं क्योंकि बेसोफिल हिस्टामिन का स्त्रावन करती है, बेसोफिल हिपेरिन का स्त्रावन करती है, सीरोटोनिन का स्त्रावन करती है, इसीलिए बेसोफिल को मास्ट कोशिका कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि अम्लीय अभिरंजक से कौन अभिरंजित होती है तो इयोसिनोफिल होती है, इसीलिए इसका नाम इयोसिनोफिल है। ठीक है, और क्षारीय रंजक से कौन अभिरंजित होती है तो बेसोफिल होती है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, बेसोफिल है। अब इसमें से पूछा जाए कि इन सभी में से सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी जो होती है वो कौन सी होती है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, तो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी जो होती है वो मोनोसाइट होती है। तो हमको एक एक करके हम सभी डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे कि वही न्यूट्रोफिल कौन सी होती है, ये किसी भी रंजक से अभिरंजित नहीं होती है, इसीलिए ये न्यूट्रल है, इसीलिए इसको उदासीन कणिका कहा जाता है। न्यूट्रोफिल को न तो ये अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होती है, नहीं ये क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उदासीन कणिका कहा जाता है। लेकिन इसका मेन फंक्शन है कि ये बक्षकाण्विक होती है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सारे डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा संख्या जो होती है वह न्यूट्रोफिल की ही होती है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट सबसे पहले हम फर्स्ट जो बात करते हैं वो न्यूट्रोफिल के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूट्रोफिल के बारे में याद रखना, सबसे पहले हमने तो ये बोला है कि जितनी भी डब्ल्यूबीसी होती है वह सारी न्यूक्लिएटेड होती है, केंद्रक युक्त होती है। तो कैसे पहचानेंगे कि ये न्यूट्रोफिल है, तो इसका जो केंद्रक होता है वो पालीयुक्त केंद्रक होता है। और इस पालीयुक्त केंद्रक के अंदर मतलब ये पालियां जो होती है वो 6 से 7 पालियां पाई जाती है ना। 1 2 3 4 5 और एक और बना देते हैं 6, है ना। तो पालीयुक्त केंद्रक यहाँ पे पाया जाता है या लोब्यूलेटेड न्यूक्लियस यहाँ पे पाया जाता है। पालीयुक्त केंद्रक होता है और पालीयुक्त केंद्रक के अंदर कितनी पालियां पाई जाती है, इसके अंदर लगभग 6 से 7 पालियां पाई जाती है। तो 6 से 7 पालियां वाला जो डब्ल्यूबीसी होती है उसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रोफिल कहा जाता है। और न्यूट्रोफिल जो होती है वह उदासीन कणिका है ना। उदासीन कणिका है यानी कि ये न्यूट्रल है, ये उदासीन कणिका है। ये अम्लीय रंजक से भी अभिरंजित नहीं होती है और क्षारीय रंजक से भी अभिरंजित नहीं होती है। इट मीन्स ये कौन सी होती है, उदासीन होती है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है इसके अंदर कि ये बक्षकाण्विक होती है, ये फेगोसाइटिक होती है। पहले मैंने लिखा है कि मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल दोनों ही कौन सी होती है, बक्षकाण्विक होती है। तो न्यूट्रोफिल और सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। सबसे अधिक संख्या कुल आरबीसी, कुल डब्ल्यूबीसी की सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाई जाने वाली कणिका होती है ना, वो कौन सी होती है, ये न्यूट्रोफिल होती है। तो ये सबसे अधिक होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरी कणिका के बारे में और क्वेश्चन इयोसिनोफिल के ऊपर आ जाता है ना, तो इयोसिनोफिल के ऊपर आता रहता है तो हम बात करते हैं इयोसिनोफिल, है ना। तो इयोसिनोफिल को हम कैसे पहचानेंगे, इयोसिनोफिल का अगर हम इयोसिनोफिल को देखते हैं तो इयोसिनोफिल के अंदर हमको जो न्यूक्लियस दिखाई देता है वो 2 पाली वाला न्यूक्लियस दिखाई देता है ना। 2 केंद्रक तो एक ही होता है लेकिन वो केंद्रक जो होता है वह 2 पाली में विभाजित होता है। तो इसके केंद्रक के अंदर 2 पालियां पाई जाती है, 2 पालियां पाई जाती है, इसका मतलब ये इयोसिनोफिल है। ठीक है, और इयोसिनोफिल जो होता है वो अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होता है। और अम्लीय अभिरंजक का नाम क्या है,
अम्लीय अभिरंजक को कहा जाता है इयोसिन कहा जाता है। अम्लीय अभिरंजक को क्या कहा जाता है? इयोसिन कहा जाता है ना। और इयोसिन से अभिरंजित होता है। अम्लीय अभिरंजक इयोसिन से अभिरंजित होता है, इसीलिए इसका नाम इयोसिनोफिल है। यानी कि ये अम्लीय कणिका है, अम्लीय WBC है ना। अम्लीय अभिरंजक इयोसिन से स्टैंड करके हम इसको देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमको इसको इयोसिन से स्टैंड करने पड़ेगा, और इयोसिन जो है वो अम्लीय है, एसिडिक है, ठीक है। और इसकी संख्या जो होती है वह एलर्जी के समय बढ़ जाती है, मतलब यह एलर्जी से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, कि कौन सी WBC जो है वो एलर्जी से संबंधित है या एलर्जी से रिलेटेड होती है। तो एलर्जी से रिलेटेड WBC कौन सी होती है? इयोसिनोफिल होती है। उसके बाद में तीसरी कणिका देखते हैं हम, बेसोफिल। अब बेसोफिल को कैसे देखेंगे? बेसोफिल को हमको दिखाई दे रही है कि बेसोफिल के अंदर 3 पाली वाला केंद्रक पाया जाता है ना। 3 पाली इसके अंदर बना देते हैं बेसोफिल को देखने के लिए, है ना। 3 पाली युक्त केंद्रक है, इसका मतलब ये क्या है? बेसोफिल है ना। इसके केंद्रक के अंदर 3 पालियां पाई जाती है, ये 3 पालियां पाई जाती है, इसका मतलब ये बेसोफिल है ना। और ये क्षारीय रंजक से अभिरंजित होता है, क्षारीय रंजक, है ना। और क्षारीय रंजक कौन सा क्षारीय रंजक? मिथाइलिन ब्लू। क्षारीय रंजक मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बेसोफिल कहा जाता है ना। क्षारीय रंजक से मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित होता है और इसीलिए इसको बेसोफिल कहते हैं। बेसोफिल जो होता है, पालिया तो लिख दिया कि केंद्रक के अंदर 3 पालियां होती है, लेकिन बेसोफिल को मास्ट कोशिका भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस या इन्फ्लेमेटरी क्रिया या प्रदाह क्रिया, है ना, जो होती है, कहीं पर भी सूजन वूजन आ जाती है तो उस समय जो है ये बेसोफिल क्रिया करती है ना। तो यहां से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा संभावना होती है कि बेसोफिल को मास्ट कोशिका भी कहा जाता है ना। और बेसोफिल जो है ना, वो हिपेरिन का स्त्रावन करती है। बेसोफिल वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसोफिल हिपेरिन का स्त्रावन करती है, हिस्टामिन का स्त्रावन करती है ना, और सीरोटोनिन का स्त्रावन करती है। हेपेनिन का स्त्रावन करती है, सीरोटोनिन का स्त्रावन करती है और हिस्टामिन का स्त्रावन करती है, इसीलिए इसको मास्ट कोशिका कहा जाता है। तो बेसोफिल के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो बेसोफिल जो होता है वह 3 पाली वाला होता है, 3 पालियां इसके अंदर पाई जाती है। ये क्षारीय रंजक यानी कि मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित होता है ना। इसको मास्ट कोशिका भी कहा जाता है और ये हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन का स्त्रावन करती है। उसके बाद में चौथी जो कणिका है ना, ये तीनों कणिका हमने अग्रेन्युलोसाइट पढ़ ली है कि एक न्यूट्रोफिल होती है, एक इयोसिनोफिल होती है और एक बेसोफिल होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ग्रेन्युलोसाइट्स तो हो गई, जो अग्रेन्युलोसाइट्स होती है, एक होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। तो नेक्स्ट जो है वो है मोनोसाइट। चौथी जो कणिका है वो मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी कणिका है, ध्यान है ना, सबसे बड़ी कणिका जो होती है वो मोनोसाइट है। अब कैसे पहचानेंगे कि भाई ये मोनोसाइट है? तो ये लार्जेस्ट साइज की होती है और इसका जो केंद्रक होता है वो वृत्ताकार होता है, किडनी शेप होता है ना। केंद्रक, इसका जो केंद्रक होता है वो किडनी शेप होता है या वृत्ताकार केंद्रक होता है और ये सबसे बड़ी कणिका है ना। और ये बक्षकाण्विक होती है, फेगोसाइटिक होती है। तो बक्षकाण्विक होती है ना, यानी कि दूसरे कोई भी जीव इसके अंदर आ जाता है तो उसको पहचान करके तुरंत खा जाती है ना। सही बात है मोहित, है ना। वृत्ताकार भी बोल सकते हैं इसको और इसको बीन शेप भी बोल सकते हैं, है ना। इसको सेम की जो फली होती है उसके बीच के आकार की होती है तो उसको सेम के बीच के आकार का भी मान सकते हैं, या उसको किडनी शेप भी बोल सकते हैं, वृत्ताकार भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा
मोनोसाइट जो है सबसे बड़ी कणिका होती है, केंद्रक जो होता है इसका वृत्ताकार होता है और बक्षकाण्विक होती है। अब हम बात करते हैं लास्ट जो WBC है वो है लिम्फोसाइट, है ना। तो लिम्फोसाइट जो होती है उसमें केंद्रक सिंपल सा गोलाकार केंद्रक पाया जाता है, इस तरह से केंद्रक उसके अंदर पाया जाता है ना। लेकिन लिम्फोसाइट जो होती है ना, वो प्रतिरक्षा से संबंधित है, प्रतिरक्षा से संबंधित है, मतलब ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स बनाती है, प्रतिरक्षी अणु बनाने का कार्य करती है। ये प्रतिरक्षा से संबंधित है, एंटीबॉडी से संबंधित है, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बनाती है, प्रतिरक्षी अणु बनाती है। और लिम्फोसाइट जो होती है वह दो प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, एक तो बी लिम्फोसाइट होती है और एक टी लिम्फोसाइट होती है। दो प्रकार के लिम्फोसाइट होती है, एक बी लिम्फोसाइट होती है और एक टी लिम्फोसाइट होती है। ये लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा से कैसे संबंधित होती है, कैसे कार्य करती है, तो इम्यूनिटी वाला, प्रतिरक्षी वाला एक चैप्टर और पढ़ेंगे हम, एक टॉपिक और पढ़ेंगे बाद में, तो उसके अंदर आ जाएगा पूरा डिटेल कि बी लिम्फोसाइट क्या कार्य करती है और टी लिम्फोसाइट जो होती है वो क्या कार्य करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। रुधिर कणिकाएं जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, एक आरबीसी होती है, WBC होती है और प्लेटलेट्स होती है ना। तो आरबीसी के बारे में पूरा हमने पढ़ लिया। WBC कितने प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट होती है, अग्रेन्युलोसाइट होती है ना। तो ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट पूरा हमने पढ़ लिया। उसके बाद में जो लास्ट जो ब्लड कणिका है, रुधिर कणिका है, उसको कहा जाता है रुधिर बिंबाणु, है ना। रुधिर बिंबाणु तीसरे प्रकार की जो कणिका है उसको कहा जाता है रुधिर बिंबाणु या ब्लड प्लेटलेट्स। रुधिर बिंबाणु और रुधिर बिंबाणु को ही कहा जाता है ब्लड प्लेटलेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, केवल स्तनधारियों के अंदर ही पाई जाती है रुधिर बिंबाणु या ब्लड प्लेटलेट्स, है ना। और ये भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, इस तरह की कणिका होती है, इसके अंदर भी केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी कि ये वाली जो कणिका होती है ये भी केंद्रक विहीन होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, नॉन न्यूक्लिएटेड रुधिर कणिका होती है, रुधिर बिंबाणु भी, है ना। लेकिन इसकी जो संख्या अगर पूछे कि भाई इसकी संख्या कितनी होती है, तो ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है 1.5 से 3.5 मिलियन, है ना, यानी कि 1.5 लाख से 3.5 लाख मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है, प्रति घन मिलीमीटर होती है इसकी संख्या, है ना। जो रुधिर बिंबाणु और ब्लड प्लेटलेट्स है उनकी संख्या 1.5 से 3.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है। और रुधिर बिंबाणु की उत्पत्ति अगर पूछे कि भाई इसकी उत्पत्ति या इसकी ओरिजिन जो होती है वह कहाँ से होती है, तो इसकी उत्पत्ति अस्थि मज्जा के अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिका पाई जाती है, अस्थि मज्जा की विशिष्ट कोशिका से होता है, अस्थि मज्जा की विशिष्ट कोशिका से होता है और उस कोशिका को कहा जाता है मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मेरो के अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिका पाई जाती है, उस विशिष्ट कोशिका को क्या कहा जाता है, मेगाकैरियोसाइट से होती है। तो इसकी उत्पत्ति, इसका ओरिजिन, ब्लड प्लेटलेट्स बनती कहां पर है, तो ब्लड प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा की मेगाकैरियोसाइट से बनती है। अस्थि मज्जा की विशिष्ट कोशिका मेगाकैरियोसाइट से बनती है, मेगाकैरियोसाइट्स के विखंडन होता है और उसके फलस्वरूप ब्लड प्लेटलेट्स बनती है। और इसका मेन फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, मुख्य फंक्शन जो ये होता है कि ये रुधिर स्कंदन से संबंधित है, रुधिर का स्कंदन करने का काम, रुधिर स्कंदन, ब्लड क्लोटिंग से संबंधित कौन सी रुधिर कणिका होती है, रुधिर बिंबाणु होती है। ये रुधिर स्कंदन से संबंधित है। मेन इंपॉर्टेंट चीजें, 3-4 चीजें इसके बारे में आपको याद रखनी है कि ब्लड प्लेटलेट जो होती है इनको और किस नाम से जाना जाता है, रुधिर बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, रुधिर बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये केवल स्तनधारी मेमल्स के अंदर ही पाई जाती है ना। इनकी संख्या 1.5 से 3.5
मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है। इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये केंद्रक विहीन होती है और इसकी उत्पत्ति अस्थि मज्जा की मेगा कैरियोसाइट से होती है और इसका मेन काम जो होता है वो रुधिर का स्कंदन करना होता है, ब्लड क्लोटिंग होता है। अगर ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो रुधिर का स्कंदन नहीं होता है और ब्लड लॉस होने से उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है ना। तो ब्लड क्लोट से या रुधिर का स्कंदन करने वाली कणिका जो होती है वह कौन सी होती है? रुधिर बिंबाणु या ब्लड प्लेटलेट्स होती है। तो एफएसओ स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है पूरा ब्लड और इसके कंपोनेंट्स के बारे में कि रुधिर कैसा होता है, उसका पीएच कैसा होता है, उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है ना। अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट, कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है ना, या रुधिर का स्कंदन कैसा होता है, रुधिर का स्कंदन करने वाले फैक्टर जो होते हैं वो कौन से होते हैं। जैसे 2019 में क्वेश्चन आया था कि हैगमैन फैक्टर किसको बोलते हैं, तो हैगमैन फैक्टर जो होता है वह रुधिर का स्कंदन करने वाला एक कारक होता है ना। तो उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसको उतार ले। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आज एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो रुधिर होता है, रुधिर को दो भागों में विभाजित किया गया है, दो घटक में विभाजित किया गया है। एक तो प्लाज्मा है और दूसरा रुधिर कणिका है। प्लाज्मा का प्रतिशत मात्रा जो होती है वो कितनी होती है? 55% होती है और रुधिर कणिकाएं जो होती है वो कितनी होती है? 45% होती है। और रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, एक इरिथ्रोसाइट्स होती है, एक ल्यूकोसाइट्स होती है और एक थ्रोम्बोसाइट होती है ना। तो जो लाल रंग की रुधिर कणिका होती है, लाल रंग जो होता है वह किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है तो उसको कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है ना। और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो 5 प्रकार की होती है, एक न्यूट्रोफिल होती है, इओसिनोफिल होती है, बेसोफिल होती है ना, मोनोसाइट होती है, लिम्फोसाइट होती है और लास्ट जो रुधिर कणिका होती है वो थ्रोम्बोसाइट्स होती है या रुधिर बिंबाणु होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होती है। और ब्लड प्लेटलेट्स जो होती है उसका संबंध रुधिर स्कंदन से होता है। तो उसका क्या मतलब है? गुणा लगा हुआ है तो उसका क्या मतलब है ना? माइनस का साइन लगा हुआ है तो उसका क्या मतलब है? प्लस का साइन लगा हुआ है तो उसका क्या मतलब है? ठीक है, बताओ भाई फटाफट से सिंबल्स का यूज करके, इंस्ट्रक्शंस को यूज करके आपको बताना है कि ए भाग बी गुणा सी माइनस डी भाग सी में ए भाग से क्या संबंध है? बताओ भाई फटाफट से। हाँ भाई एफएसओ स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट है आज की क्लास में तो पूछ लो फटाफट। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? वेरी गुड, है ना। तो आज का टॉपिक हमने पढ़ लिया है ब्लड के बारे में और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल शुरू करेंगे। थैंक यू।